तो आज हमने 10 क्वेश्चंस ले रखा है जो कि डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं और आप लोग एक एक करके बताने की कोशिश करना। बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करिए। आपको बहुत ज़्यादा डेफिनेशन के उसमें एडवांस डेफिनेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है ना। और ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें ट्रबल शूट, अभी ट्रबल शूटिंग से बहुत कम हम क्वेश्चंस ले रहे हैं। अभी क्विज ना हमारा Q&A थर्ड है और आने वाले टाइम में हम लोग ट्रबल शूटिंग में एंटर करेंगे, ट्रबल शूटिंग रिलेटेड भी क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फैटल एंड नॉन फैटल एरर। फैटल एरर और नॉन फैटल एरर, जो भी हमारे कंप्यूटर में एरर्स होते हैं, दो तरह से ये एरर्स आते हैं, या तो फैटल एरर होता है या तो नॉन फैटल एरर होता है। तो कोई बताएगा फैटल एरर है क्या है और नॉन फैटल एरर क्या होता है? Anybody want to give answer? Fatal error and non-fatal error? हेलो सर, आ रही है? क्या नहीं हो रहा है? आवाज जा रही है हमारी? हाँ, यस यस, आई कैन हियर यू। सर, जो फैटल एरर होता है, जैसे कि अगर हमारे सीपीयू में या फिर रैम में प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे ब्लू या ब्लैक स्क्रीन आता है, या फिर मेन कंपोनेंट जो होते हैं हमारे सिस्टम का, और यदि ड्राइवर वगैरह मिस है तो जो एरर आता है उसे नॉन फैटल एरर कहते हैं। ओके, और कोई? सही आंसर है आदित्य का। एक्चुअली एक सिंपल भाषा में बोलना है आपको कि हमारे कंप्यूटर के स्टैंडर्ड डिवाइसेस जो भी होती है, अगर उसमें एग्जैक्ट पावर नहीं मिलता है तो जो एरर आता है वो फैटल एरर होता है। फैटल एरर के केस में क्या होता है, आपका सिस्टम देखोगे डिस्प्ले पे ब्लू स्क्रीन आ जाएगी, आपका कीबोर्ड माउस सब कुछ बंद हो जाएगा काम करना, या तो ब्लू स्क्रीन आ जाती है या तो ब्लैक स्क्रीन आ जाती है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछा जाता है आपसे कि ब्लू स्क्रीन एरर क्या होता है, तो ये भी एक फैटल एरर है। आपसे कोई पूछेगा फैटल एरर क्या है तो ब्लू स्क्रीन प्रॉब्लम बताएंगे। अगर कोई पूछता है कि आपसे कि ब्लू स्क्रीन एरर क्या होता है तो अब आप कहेंगे फैटल एरर है। तो क्वेश्चन को कहीं ना कहीं घुमा दिया जाता है, ठीक है। तो सही आंसर दिया है। स्टैंडर्ड डिवाइसेस में अगर प्रॉब्लम आता है, स्टैंडर्ड डिवाइसेस में क्या क्या आता है, रैम हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, मदरबोर्ड हो गया, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे फैटल एरर होता है। लेकिन कभी कभी ये डिवाइसेस के अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम में भी प्रॉब्लम होता है, तब भी फैटल एरर आ जाता है, ठीक है। तो इसको आपको समझना है, फैटल और नॉन फैटल। तो स्टैंडर्ड डिवाइसेस अगर रहेगा तो वो फैटल एरर को, नॉन अगर एक्सटेंडेड डिवाइसेस कोई है जैसे प्रिंटर है, मॉनिटर है, माउस है, ऐसा कोई डिवाइसेस है तो वो क्या रहेगा, नॉन फैटल एरर रहेगा अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज एसएमपीएस, व्हाट इज फंक्शंस ऑफ एसएमपीएस। बहुत सिंपल सा है, आपको सिंपल एक्सप्लेन करना है ताकि अगले को समझ में आ जाए। व्हाट इज एसएमपीएस? सर सर एसएमएस वर्क लाइक कन्वर्टर दैट्स कन्वर्ट एसी करंट टू डीसी करंट। ओके, एसी करंट टू DC current. Okay. What is the function of SMPS in our computer? सर, एसएमपीएस जो होता है हमारे सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उसमें जिस भी चाहिए प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, ओके। एसएमपीएस क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई
इसका पूरा नाम होता है। ये क्या करता है, इसका मेन फंक्शन होता है एसी टू डीसी कन्वर्जन। जो सबसे पहला क्या पावर मैनेजमेंट क्या करता है, ये हमारे कंप्यूटर में जितने पेरिफेरल डिवाइसेस हैं सबको पावर सप्लाई का काम एसएमपीएस ही करता है। ये पावर सप्लाई कैसे करता है, ये कंज्यूम करता है एसी वोल्ट, जो हमारे मेन बोर्ड होता है घर में उससे एसी लेता है 220 वोल्ट, और ये डिस्ट्रीब्यूट करता है अलग अलग डिवाइसेस को डीसी करंट। ठीक है, तो मेन फंक्शन अगर आप बोलोगे तो क्या कहोगे, एसी टू डीसी कन्वर्जन। वेरी गुड। ठीक है, एसी टू डीसी कन्वर्जन, ये मेन इसका फंक्शन होता है। दूसरा फंक्शन होता है पावर मैनेजमेंट। और पावर मैनेजमेंट अगर देखोगे तो इसमें कई सारे सिस्टम जैसे सर्ज, सेज है ना, ये सर्ज प्रोटेक्शन का काम करता है, सेज प्रोटेक्शन का काम करता है। सर्ज की बात करें तो सडनली हमारे घरों में पावर क्या हो जाता है, फ्लैक्चुएट होता है, अप हो जाता है। 20% अगर ज़्यादा पावर भी आ गया हमारे घरों में तब भी हमारा कंप्यूटर जलेगा नहीं, क्योंकि सर्ज प्रोटेक्शन है। ये अप टू 20% इंक्रीज वोल्टेज को मैनेज करता है। और सेज क्या होता है, 20% डिक्रीज वोल्टेज को भी मेंटेन कर लेता है। कम भी हो गया तभी कंप्यूटर बंद नहीं होगा, तभी काम करता रहेगा। ठीक है, तो एसएमपीएस क्या है, एसी टू डीसी कन्वर्जन और पावर मैनेजमेंट का काम करता है हमारे कंप्यूटर में। सभी डिवाइसेस को पावर सप्लाई देता है डीसी करंट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मेन मेमोरी। कोई बोलेगा मेन मेमोरी क्या है। RAM and ROM also called main memory. Okay, what is the work of main memory, what is function of main memory? Why ROM and RAM, you are saying RAM and ROM हमारे हार्ड डिस्क से हाँ जो भी सेटअप फाइल्स होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को आप माइक्रो रैम से होके और रैम में कुछ समय के लिए कॉपी होके और हमारे माइक्रो प्रोसेसर को। ओके ओके, ऐसे समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक दिस। सी सपोज करिए यहाँ हमारा इनपुट डिवाइस है, इनपुट है, यहाँ से ये जा रहा है प्रोसेसिंग में। ठीक है, ये प्रोसेसिंग में यहाँ पे हमारा क्या है, एलयू है, सीयू है, ठीक है, कंट्रोल यूनिट, और यहाँ पे होती है हमारी मेमोरी यूनिट। ठीक है, और इससे क्या होती है, यहाँ पे होती है मेन मेमोरी, ये होती है मेन मेमोरी। तो इनपुट से कोई भी डेटा जो जाता है एग्जैक्टली ये सीपीयू में डायरेक्ट नहीं जाता है, ये यहाँ से होके जाता है। और आउटपुट भी यहाँ पे अगर आउटपुट है तो ये भी कुछ ऐसा होता है कहानी इसकी। ठीक है, तो अगर माइक्रो प्रोसेसर तक किसी इंफॉर्मेशन को ले जाना है, प्लस करने के लिए, माइनस करने के लिए, कोई भी कैलकुलेशन कराने के लिए, तो वो मेन मेमोरी से होकर ही जाएगा। ठीक है, मेन मेमोरी मतलब क्या, रैम एंड रोम। तो रैम ही एक ऐसा कंपोनेंट है जो माइक्रो प्रोसेसर से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, डायरेक्ट कांटेक्ट करता है। तो इनपुट से कोई भी डाटा जो होता है वो प्रोसेसर में डायरेक्ट नहीं जाएगा, वो रैम के थ्रू प्रोसेसर को जाएगा। फिर और ये प्रोसीजर कौन कराता है, ये प्रोसीजर कराता है रोम। इसीलिए रैम एंड रोम को हम मेन मेमोरी बोलते हैं। इसको हम प्राइमरी मेमोरी बोलें क्योंकि यहीं पे प्राइमरली डेटा आ रहा है, या तो इसी को हम मेन मेमोरी बोलते हैं क्योंकि प्रोसेसर तक कोई भी इंफॉर्मेशन भेजने के लिए मेन मेमोरी से ही होके जाएगा। अगर मेन मेमोरी, क्योंकि इनपुट डिवाइस हमारा कांटेक्ट नहीं कर सकता प्रोसेसर को, ठीक है, आउटपुट डिवाइस कांटेक्ट नहीं कर सकता, तो ये कड़ी होती है मेन मेमोरी की। ठीक है, तो ऐसे कहेंगे मेन मेमोरी क्या है, ये main memory RAM and ROM is called main memory and it is called primary memory because data coming from input that first come to the primary memory means main memory because processor can contact direct to the RAM, not input device. Input device cannot contact direct microprocessor.
राइट। तो ये क्या है, मीडिएटर का काम करता है, बिना इसके प्रोसेसर तक हम पहुंच ही नहीं सकते, डेटा पहुंचा नहीं सकते, ठीक है। इसीलिए इसको हम मेन मेमोरी बोलते हैं। तो कोई कहता है प्राइमरी मेमोरी, तब भी वही बात हो गई, और मेन मेमोरी कोई कहता है तब भी वही बात हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज इंटरनल मेमोरी? अब बताइए। देखो क्वेश्चन अब इसी में से निकलेंगे। अभी मेन मेमोरी का क्वेश्चन आया, वहाँ पे रैम रोम कोई पूछ सकता है आपसे, वहाँ पे प्राइमरी मेमोरी आपसे कोई पूछ सकता है, वहाँ पे वोलेटाइल मेमोरी कोई पूछ सकता है। आने वाले टाइम में सारे क्वेश्चंस आने हैं। अब यहाँ बताइए व्हाट इज इंटरनल मेमोरी? इंटरनल मेमोरी क्या होती है हमारे कंप्यूटर में? हेलो। हम्म। या हाय सर। हाँ, यस यस। सर इंटरनल मेमोरी रोम को कहा जाता है। ओके, कैसे? सर ये इंटरनली उसमें लोकेटेड रहता है। ओके, वेरी गुड। और काम क्या करता है? सर ये बूट के फंक्शन को रिफ्रेश करता है इनिशलाइज और कराता इसको है, ठीक है, इनिशलाइज हाँ, कर। तो ये कंप्यूटर में अगर हम देखें इंटरनल मेमोरी जो बाय डिफ़ॉल्ट मेमोरी रहती है, ठीक है, चाहे मोबाइल में, जैसे हम कहते हैं मोबाइल में इंटरनल मेमोरी कितना है, इंटरनल चिप कितना है, जो इनबिल्ट रहता है, ठीक है। और एक कहते हैं हम इनबिल्ट, इसमें 16 GB है और अलग से आप इतना लगा सकते हो। तो वैसे ही इंटरनली जो होती है हमारी कंप्यूटर में मेमोरी जो इनबिल्ट रहती है, उसको हम इंटरनल मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंटरनल मेमोरी रोम, ए वेरी गुड, ठीक है। कैच मेमोरी और मेन मेमोरी जो होती है यही इंटरनल मेमोरी होती है, जो क्या करती है, डेटा जो भी हमारी बूटिंग प्रोसेस होता है उसको इनिशियलाइज करने में ही यही मदद करती है। गुड। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज बूटिंग? सर जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तब बूटिंग प्रोसीजर स्टार्ट होता है ऑटोमेटिक। यस सर, और ये बायोस कराता है। ओके, बायोस कराता है। ओके। सर जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो हमारे सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी के द्वारा डेटा हमारे माइक्रो प्रोसेसर में जाता है। इसी प्रोसीजर को हम बूटिंग कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर में जाएगा? बूटिंग प्रोसीजर नहीं, बूटिंग क्या है? तो हार्ड डिस्क के डेटा को जब रैम में काफी तब हमें डिस्प्ले मिलता है। हाँ, वेरी गुड। इसी क्रिया को हम बूटिंग प्रोसीजर के नाम से जानते हैं। ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर तो वो डायरेक्ट माइक्रो प्रोसेसर को तो इन्फॉर्म करता है, लेकिन कॉपी थोड़ी है। माइक्रो प्रोसेसर के पास मेमोरी थोड़ी है, जगह थोड़ी है रखने के लिए, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर के पास जगह नहीं है, वो तो केवल कांटेक्ट करता है प्रोसेसर से कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। और ये मेमोरी बूटिंग क्या होता है? बूटिंग इज अ प्रोसेस दैट लोडिंग ऑल बूटेबल फाइल, सिस्टम फाइल फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू रैम, सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी। ओके, मेन मेमोरी में जो, या रैम आप डायरेक्ट बोलो, रैम के अंदर जो भी डेटा, सेकेंडरी मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव से जो भी डेटा क्या होती है, लोड होती है मेन मेमोरी में, इसी को हम बूटिंग प्रोसीजर बोलते हैं, ठीक है। बूटिंग इज अ प्रोसीजर दैट लोडिंग ऑल बूटेबल फाइल फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताओ, व्हाट इज MBR? MBR पार्टीशन टेबल होता है। ओके, और व्हाट इज फुल नेम ऑफ MBR? सर मास्टर बूट रिकॉर्डर। हाँ, वेरी गुड, मास्टर बूट रिकॉर्ड। इसका काम क्या है बताओ? MBR करता क्या है? ये पार्टीशन टेबल है ना? यस सर। यस सर, MBR में हम 4 पार्टीशन प्राइमरी बना सकते हैं। MBR में थोड़ी बनाते हैं पार्टीशन, पार्टीशन तो बनाते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव में।
एमबीआर प्रोसीजर के द्वारा हम 4 पार्टीशन बनाते हैं। अच्छा, एमबीआर के द्वारा, एमबीआर, हाँ वेरी गुड। और कुछ? जैसे गुड अटेम्प्ट। देखिए, एमबीआर एक पार्टीशन टेबल होता है जिसका पूरा नाम मास्टर बोट रिकॉर्ड है। और एमबीआर प्रोसीजर के थ्रू क्या होता है, जब हम पार्टीशन बनाते हैं, ये क्या करती है, ये पार्टीशन टेबल चाहे जीपीटी हो गई चाहे एमबीआर, दो तरह की पार्टीशन टेबल होती है, जीपीटी है ना। तो ये तो सपोर्ट करना अलग चीज़ है कि ये कितना सपोर्ट करता है, ये 4 प्राइमरी पार्टीशन सपोर्ट करता है, ये 128 प्राइमरी पार्टीशन सपोर्ट करता है। लेकिन इसका फंक्शन क्या है? एमबीआर या जीपीटी जो पार्टीशन टेबल होता है, ये क्या करता है, पार्टीशन मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव की सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन की जानकारी रखता है कि कितने पार्टीशन है ना, कितने ट्रैक्स है, कितने सेक्टर्स है, कितने सिलेंडर्स है, सारी इंफॉर्मेशन एमबीआर रखता है। ठीक है, तो एमबीआर क्या है, एक प्रोसेस बोल सकते हैं आप। ठीक है, और जो जब हम पार्टीशन बनाते हैं तो ये पार्टीशन टेबल सपोर्ट करता है, ये सपोर्टिंग फाइल आप बोल सकते हैं। लेकिन इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, कि ये क्या करता है, हार्ड डिस्क ड्राइव में पार्टीशन की सारी इंफॉर्मेशन को ये कलेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन को रखता है, नॉलेज में रखता है। ठीक है, कितने पार्टीशन टाइप्स है, कितने ट्रैक्स है, कितने सेक्टर्स है, सिलेंडर्स है, सब कुछ रखता है। और एमबीआर अगर आप सेलेक्ट करोगे तो इसमें 4 प्राइमरी सपोर्ट करेगा, और जीपीटी आप करोगे तो इसमें 128 प्राइमरी पार्टीशन सपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज मैक एड्रेस? सर मैक एड्रेस किसी भी सिस्टम का फिजिकल एड्रेस होता है जो कि एनआईसी पोर्ट में होता है। ओके, और कुछ बताइए इसके बारे में। सर इसे चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको चेंज करने के लिए अपना एनआईसी पोर्ट ही चेंज करना पड़ता है। वेरी गुड। मतलब मैक क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल इसका पूरा नाम है ना। और इसका फुल फॉर्म मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। वेरी गुड। हाँ, कितना इसका एड्रेस बताएगा कोई, कितना बिट एड्रेस होता है? सर 48 बिट का होता है। वो वेरी गुड, 48 बिट रहता है। 48 बिट का एड्रेस होता है, और इसको हम देखते किस में है, हेक्साडेसिमल में, है ना सर? यस सर, यस सर। हेक्साडेसिमल में रहता है 48 बिट का। और ये क्या होता है, एक फिजिकल एड्रेस होता है, नेटवर्क का एक फिजिकल एड्रेस होता है जो कि हर कंप्यूटर में होता है। मोबाइल में भी होता है ईएमआई नंबर, वैसे कंप्यूटर में फिजिकल एड्रेस होता है। लॉजिकल एड्रेस हम लोग असाइन करते हैं, फिजिकल एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग के समय ही होता है। अगर आपको ये चेंज करना तो यू आर राइट, आपने बताया क्या कि आपको चेंज करना पड़ेगा, एनआईसी ही चेंज करनी पड़ेगी तभी चेंज हो पाएगा। हर एक कंप्यूटर का एक ये यूनिक एड्रेस होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज डोमेन? डोमेन के बारे में बताइए। किसी भी नेटवर्क का एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है, उसी को डोमेन कहते हैं। किसी भी नेटवर्क का फिर से रिपीट करिए। हाँ सर, a computer which running Active Directory is called domain. नहीं, that is called domain controller. That is not domain. A computer running Active Directory services that called domain controller. And I am asking domain, not domain controller. Okay. सर ये कंप्यूटरों का एक समूह होता है। हाँ वेरी गुड, यस यस, मैं जानते हैं। कैसे कंप्यूटरों का? गुड गुड आंसर है। कैसे कंप्यूटरों का? सर क्लाइंट पीसी आई थिंक। ओके, क्लाइंट पीसी, जहाँ पे सर्वर और क्लाइंट है वहाँ पे डोमेन रहेगा, राइट। तो ऐसे बोल सकते हैं हम, लॉजिकली ग्रुपिंग ऑल कंप्यूटर्स इन सेंट्रलाइज नेटवर्क। एक सेंट्रलाइज नेटवर्क है अगर,
और उसमें जितने कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, है ना, एक सेंट्रलाइज नेटवर्क बोले तो क्या, जहाँ पे एक एक ऐसा कंप्यूटर जो कंट्रोल करता हो सबको, सेंट्रलाइज, है ना, सेंट्रल में हो, जो कि सारे अदर पीसीस को कंट्रोल करता हो, तो ये सारे पीसी क्या कहलाते हैं, क्लाइंट कराते हैं, और इसको हम बोलते हैं सर्वर, है ना। तो इसी को हम एक डोमेन एनवायरनमेंट बोलते हैं, जहाँ पे सर्वर और क्लाइंट दोनों काम करते हो। तो अब आप क्या बोलोगे कि डोमेन का डिफिनेशन कैसे करेंगे, लॉजिकली ग्रुपिंग ऑल द कंप्यूटर्स, ऑल द क्लाइंट कंप्यूटर्स इन सेंट्रलाइज नेटवर्क, मतलब जहाँ पे ये सेंट्रलाइज सर्वर कंट्रोल करता हो, इनके अधीन में हो, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, डोमेन एनवायरनमेंट ही हो गया। ठीक है, बिना इस सर्वर के परमिशन के ये लॉगिन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सभी जो है एक डोमेन के बाउंड्री में बंधे रहेंगे। जैसे मान लो एक ishaninfo.com है, ibm.com है, एक डोमेन है ना, तो वो डोमेन के बाउंड्री में रहेंगे। अभी सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन 6? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी, IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन 6 में अंतर बताइए। So the main difference between IPv4 and IPv6 is IPv4 is 32-bit of address and IPv6 is 128-bit address. वेरी गुड, एक डिफरेंस बहुत अच्छा बताया आपने। चलिए नेक्स्ट। और IP वर्जन 4 जो होता है डेसिमल नंबर में होता है, जबकि IP वर्जन 6 जो होता है वो हेक्साडेसिमल नंबर। सुपर, हाँ, गुड आंसर। और दो आंसर आपने दिया है। एक जो रहेगा IP वर्जन 4 32 बिट का एड्रेस रहता है जो कि ऑक्टेट में रहता है, और IP वर्जन 6 128 बिट का एड्रेस है। और ये जो होता है IP वर्जन 4 डेसिमल में हम इसको देखते हैं, डेसिमल मतलब क्या, 1 to 9, और IP वर्जन 4 हेक्सा डेसिमल में जो 1 to 9 रहेगा, और ABCDEF रहेगा। और इसके अलावा IP वर्जन जो 4 होता है उसको डॉट से डिवाइड करते हैं, जबकि IP वर्जन 6 को कॉमा से डिवाइड करते हैं। सुपर सुपर, या 192 ऐसे लिखते हैं, 192.168, मतलब ये जो सेपरेशन हम करते हैं वो डॉट से सेपरेशन करते हैं हर एक ऑक्टेट, हर एक ब्लॉक को। ठीक है, और IP वर्जन 6 को FE80 अगर है, मान लो ऐसे FE80, ये जो होता है कॉलन से हम सेपरेशन करते हैं इसका। गुड। और कुछ? और कुछ कोशिश करिए। IP वर्जन 4 में क्लासेस होता है, 5 क्लास में बांटा जाता है। IP वर्जन 6 में क्लासेस नहीं होता है, राइट? इसमें क्लासेस नहीं होता है। IP वर्जन 4 में प्राइवेट, पब्लिक एंड अपीपा एड्रेस होता है, और IP वर्जन 6 में साइट, लिंक, और ये हमारे इसके नेटवर्क होते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज लूप बैक एड्रेस? 127.0.0 लूप एड्रेस कहलाता है सर। ओके, 127.0.0.0, ओके, लूप बैक एड्रेस। क्या काम है इसका, क्यों दिया गया है? सर इसका यूज रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। कैसा रिसर्च?
आईपी पोर्ट पे चेक कर। सर फ्यूचर यूज के लिए नहीं, नो फ्यूचर सर, यूज के लिए तो क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई है ना। आई थिंक टेस्टिंग के लिए किया जाता है। हाँ, सर यस इस यस, यू आर में राइट। किया जाता था। किसके टेस्टिंग के लिए? नेटवर्क टेस्टिंग के लिए, कि जो सिस्टम है प्रॉपर नेटवर्क, मतलब उसका नेटवर्क कोड काम कर रहा है कि नहीं। एक्चुअली पहले के जो थे लैंड टेस्टर वगैरह नहीं थे हमारे पास, बहुत सारे फैसिलिटी नहीं हुआ करते थे, तो हम लोग इसी एड्रेस से हम लोग पिंग करके देख लेते थे कि हमारा जो स्टैंड अलोन कंप्यूटर है, जो इसमें नेटवर्क हमने कनेक्ट कर रखा है, ये पर्टिकुलर जो पोर्ट है ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम इसी में आईपी एड्रेस असाइन करके यही आईपी एड्रेस और पिंग करके देखते थे। अगर पिंग हो रहा है तो जान लो ये काम कर रहा है, हमारा नेटवर्क काम कर रहा है। वो चीज़ अब भी देख सकते हैं आप अगर एक नेटवर्क में कनेक्टिविटी हो स्विच के द्वारा, चाहे जो भी जैसे कनेक्टेड हो, और आपको डाउट है कि हो सकता है हमारा एनआईसी पोर्ट इस कंप्यूटर का ही खराब है, तो आप ये एड्रेस असाइन करके आप पिंग करके देख सकते हैं इस चीज़ को। तो ये हमारे 10 क्वेश्चंस है आज के, और बहुत सिंपल है। और इससे क्या होगा मालूम है, ये ऐसे क्वेश्चन तैयार करने से आपको रिवीजन, एक तरह से कहो रिवीजन हो जाएगा जो जो टॉपिक है, और बोलने की प्रैक्टिस आ जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मालूम होता है और बोल नहीं पाते हो। तो इससे क्या होगा, बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप कभी भी किसी लेवल का भी इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे इजीली, चाहे टेलीफोनिक राउंड रहेगा चाहे वैसा राउंड रहेगा, आप उसको एचआर राउंड को भी क्रैक कर जाओगे। बोलने की ही प्रैक्टिस करनी है। वैसे नॉर्मली आपको लिखने को दे दिया जाए सभी लिख डालोगे, लेकिन बोलने की जब बारी आती है तो वहीं पे हम स्ट्रक होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए Q&A ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Q&A ज़्यादा से ज़्यादा आप अटेंड करने की कोशिश करो, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा।